हेलो स्टूडेंट, विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है भाषा का ज्ञान। कौन सा टॉपिक है? भाषा का ज्ञान। आज हम भाषा के ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द संस्कृत के शब्द भाष धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? भाष धातु से। यानी भाषा शब्द संस्कृत के शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ क्या है? बोलना। भाषा के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। अब देखो इसकी परिभाषा, यानी भाषा की परिभाषा क्या है। अब हम भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिस माध्यम द्वारा, यानी जिस रूप द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं, वह भाषा कहलाती है। एक बार फिर हम इसकी परिभाषा देखते हैं भाषा की, कि भाषा किसे कहते हैं। जिस माध्यम द्वारा, यानी जिस रूप के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात भी समझ लेते हैं, तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जैसे मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ, मैं आपको अपनी बात बोल करके समझा रही हूँ और आप भी मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये है भाषा की परिभाषा। अब देखो कि भाषा के कितने भेद होते हैं, यानी भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा कौन सा है? सांकेतिक भाषा। तो हमने अभी 3 भाषा के भेद अभी हम पढ़ रहे हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब पहली है मौखिक भाषा। कौन सी है? मौखिक भाषा। अब हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों को केवल बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, कहानी सुनना, मौखिक परीक्षा देना आदि। अब देखो, मौखिक भाषा एक बार हम फिर देख रहे हैं कि जब हम अपने विचारों को केवल बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे भाषण देना, जैसे नेताजी भाषण देते हैं, हम टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात करते हैं, कहानी सुनते हैं, और जैसे परीक्षा के अंदर हम मौखिक परीक्षा देते हैं बोल करके, तो इस प्रकार ये मौखिक भाषा की परिभाषा है। अब दूसरी है लिखित भाषा। अब हम लिखित भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर 2 है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का विपरीत अर्थ लिखित होता है। विपरीत यानी उल्टा। मौखिक भाषा का विपरीत अर्थ लिखित होता है, यानी लिखना। अर्थात जो विचार केवल लिखकर प्रकट होते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक बार फिर देखो, मौखिक भाषा का विपरीत अर्थ कौन सा होता है? लिखित होता है। अर्थात जो विचार केवल लिखकर प्रकट होते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर आपको लिख करके समझा रही हूँ, जैसे हम पत्र लिखते हैं, पत्र हम लिखते हैं, गृह कार्य हम करते हैं, लिखकर करते हैं, और लिखित परीक्षा, जैसे परीक्षा के अंदर हम पेपर करते हैं, तो वो हम लिखकर करते हैं, तो वो कौन सी इसके भाषा के अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत। और जैसे हम कविता लिखते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत। तो ये लिखित भाषा के
उदाहरण है। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा की अब हम परिभाषा देख रहे हैं। जब हम अपने विचारों को केवल इशारों द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखो वापस हम सांकेतिक भाषा की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि जब हम अपने विचारों को केवल इशारों के द्वारा यानी केवल संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब जैसे देखो इसका उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे गूंगे व्यक्ति तथा यातायात पुलिस संकेत और जो व्हाट्सएप के जो इमोजी होते हैं ना बने हुए, तो उस उदाहरण से हम ये हम समझ सकते हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति क्या करता है कि इशारों के माध्यम से अपनी बातों को समझाता है, और यातायात पुलिस क्या करती है, ऐसे संकेतों के द्वारा लोगों को अपने ये विचारों को प्रकट करती है। और जैसे व्हाट्सएप के इमोजी होते हैं ना, जैसे गुस्से वाले हंसने वाले, तो इस तरीके से वो अपने व्हाट्सएप के इमोजी के द्वारा अपने ऐसे प्रकट करते हैं। और अगला है बोली। बोली बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जो होती है ना बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे सीकर की है तो खाली सीकर में ही उस क्षेत्र में वो बोली बोली जाती है। अब देखो इसकी परिभाषा। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जैसे सांकेतिक भाषा के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं और इस उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया है कि गूंगे व्यक्ति, यातायात पुलिस संकेत और व्हाट्सएप के इमोजी, इस तरीके के उदाहरण से हम समझ रहे हैं। और बोली भी बहुत कम सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और परिभाषा मैंने अभी आपको समझा रही हूँ कि भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो भाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र यानी देश। तो राष्ट्रभाषा जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी भाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा जो हमारे पूरे देश में बोली जाती है। और मातृभाषा जो भाषा बच्चा जन्म से अपनी माँ एवं परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। एक बार देखो फिर कि मातृभाषा कौन सी होती है, किसे कहते हैं मातृभाषा? कि जो भाषा बच्चा जन्म से अपनी माँ और परिवार से और अपने समाज से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे बच्चा जहाँ भी जन्म लेता है तो उसका जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वो उसी की भाषा बोलेगा। तो वो क्या होती है? एक तरीके की मातृभाषा होती है जो बच्चा जन्म से अपने माँ परिवार और समाज से सीखता है। और इसके बाद में है राजभाषा। कि राजभाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा का उपयोग राज्य के सरकारी काम काज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा का उपयोग राज्य के सरकारी काम काज में यानी सरकारी प्रशासन के जो कार्य किए जाते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब देखो इसका उदाहरण देखो राजभाषा का। जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, असमिया, कश्मीरी आदि। अब देखो जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। और पश्चिम बंगाल में कौन सी बोली जाती है? बंगाली। और पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। और तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा। और आसाम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। कौन सी बोली जाती है?
असमिया भाषा। और कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। तो इस तरीके से जो राजभाषा है, जो राज्य के सरकारी कामकाज में किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और जो जिनमें ये बोली जाती है कि मराठी में, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, असमिया, कश्मीरी, तो ये किस किस में बोली जाती है, कौन सी भाषा ये, इसको मैंने अभी अभी आपको बता रही हूँ। अभी हमने भाषा पढ़ी और भाषा के प्रकार पढ़े, बोली पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाषा का उच्चारण। भाषा का जो उच्चारण होता है वो ध्वनियों के माध्यम से होता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का उच्चारण किसके माध्यम से होता है? ध्वनियों के माध्यम से होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि होती है। अब है हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है और कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे देखो, लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों द्वारा भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाती है। भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए भिन्न भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग अलग जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उन चिन्हों के द्वारा हम भाषा को लिखने का ढंग जो होता है वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब देखो कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे सबसे पहले है हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। कौन सी है? रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। कौन सी है? फारसी लिपि। और संस्कृत भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो इस प्रकार ये जो मैंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनकी जो आपको लिपि समझाई है वो इस तरीके से है। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण का जो ज्ञान है ना, भाषा का ज्ञान से कैसे हम बोलना, लिखना, पढ़ना तथा व्यवहार करना सिखाता है। अब देखो, व्याकरण की परिभाषा जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जो हमें हमारी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और उच्चारण करना, पढ़ना और उसका व्यवहार करना जो हमें सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अंग कितने होते हैं इसके बारे में अब मैं आपको बता रही हूँ कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण का पहला अंग है वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। और दूसरा कौन सा है व्याकरण का अंग? शब्द विचार। कौन सा है? शब्द विचार। और तीसरा व्याकरण का अंग है वाक्य विचार। तो व्याकरण के कितने अंग हो गए? सारे 3 अंग हो गए। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब है भाषा के कुछ शुद्ध एवं अशुद्ध होने का जो ज्ञान है वो हम किसके द्वारा संभव होता है?
भाषा का जो शुद्ध और अशुद्ध होने का जो ज्ञान है वो हमें व्याकरण के द्वारा होता है, यानी व्याकरण के द्वारा ही हमें संभव होता है। अब देखो, मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बता रही हूँ, बोल करके बता रही हूँ। जैसे अशुद्ध वाक्य है तो हम इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? जैसे राम खाती है, तो ये तो एक गलत हो गया वाक्य, अशुद्ध हो गया। तो हम इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे कि राम खाता है। और दूसरा है मोहन पढ़ती है, तो मोहन पढ़ती है, ये तो एक अशुद्ध वाक्य हो गया। अब हम इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? मोहन पढ़ता है। तो ये व्याकरण के द्वारा ही संभव है। एक उदाहरण मैं आपको और बताती हूँ कि ये एक अमरूद का पेड़ है, तो यह भी एक अशुद्ध वाक्य है। तो अब इसका शुद्ध वाक्य हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोल के बताऊँ मैं आपको कि यह अमरूद का एक पेड़ है। ये नहीं आएगा, क्या आएगा? यह अमरूद का एक पेड़ है। तो इस प्रकार मैंने आपको व्याकरण की परिभाषा भी बताई है, व्याकरण के अंग के बारे में बताया है, और व्याकरण के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान किसके द्वारा होता है? ये व्याकरण के द्वारा ही संभव होता है। अभी मैंने आपको भाषा की परिभाषा के बारे में बताया और भाषा के भेद के बारे में बताया, भेद यानी प्रकार के बारे में बताया कि भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और ये भी बताया आपकी कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। और बोली के बारे में भी आपको बताया कि बोली किसे कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा यानी जो हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा के बारे में बताया, राजभाषा के बारे में आपको बताया, और लिपि के बारे में आपको अभी समझाया, बताया। और व्याकरण का ज्ञान किसके द्वारा होता है? व्याकरण के अंग जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इसके बारे में भी आपको अभी समझाया। तो आप असाइनमेंट कर लेना और इसको सबमिट भी करवाना है।